तो पिछले क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आज पढ़ने वाले हैं फंक्शन और उसके कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। तो मैथमेटिक्स से कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हम लोग उधार उठाएंगे और इसका यूटिलाइज फिजिक्स में कैसे करेंगे ये सिखाएंगे। तो पहले कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते क्या हैं देखेंगे बारीकी से। जैसे मान लो पहला हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन। हम कुछ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के कई एक फॉर्मेट में ग्राफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो फॉर्मेट दिखाएंगे या एक ही फॉर्मेट से काम चल जाएगा। यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट रिप्रेजेंट, गौर से देखोगे, इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप क्या होता है कल के क्लास में पढ़े हो। स्लोप मतलब x के साथ बनने वाले एंगल का tan। हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेक्ट, y इंटरसेक्ट क्या लिख रहे हैं, ठीक है, y इंटरसेक्ट इज c। मेरे पास एक पहली कंडीशन कह रहा है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ही होता है जिस स्ट्रेट लाइन में हमें m और c जो दो दिख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ये m क्या है उस लाइन का स्लोप है और c क्या है y एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट है। जैसे हम तुम्हें एक इक्वेशन ऐसे बना दूं, हमेशा हमें अब एक्स वाई प्लेन दिखाना पड़ेगा। ओरिजिन हम एक स्ट्रेट लाइन बना लिए, एक ये स्ट्रेट लाइन बना लिए, तो स्ट्रेट लाइन x के साथ जो थीटा बनाया है, इस थीटा का tan थीटा क्या बोल रहा है m, जिसको स्लोप बोलते हो, और y एक्सिस पर जितना ये डिस्टेंस कट किया है जिसको बोल रहे हो y इंटरसेप्ट, मतलब वो लाइन y एक्सिस को कितना दूर पर कट कर रहा है वो दिखाएगा c के नाम से, और उसका स्लोप कितना बना हुआ है मतलब x एक्सिस के साथ उस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना है उसका tan, जिसको स्लोप के नाम से जानते हो, वो तुम्हारा m है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में हमें जो भी इक्वेशंस मिलेंगे सब के सब एक स्ट्रेट लाइन इंटीग्रेट करेंगे जिसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा हमेशा उस लाइन के स्लोप को इंडिकेट करेगा, जो अकेला कांस्टेंट टर्म होंगे वो हमेशा y एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट दिखाएगा। लेकिन कंडीशन है वहाँ y अकेला होना चाहिए, यहाँ पर y अकेले होने चाहिए। देन ये पूरा का पूरा लाइन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा जिसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा वो लाइन का स्लोप दिखाएगा और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो y एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट होगा। जैसे एग्जांपल से देखो, हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब तुमसे कोई पूछ दे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, अगर है तो इसका स्लोप कितना है और y एक्सिस पर कितना दूर पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसको अभी तुम कंपेयर करोगे तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है, ये भी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करा जाए, तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बदलो। फॉर्मेट बदलो इन द सेंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। हमें यहाँ y अकेला चाहिए होता है, y को अगर हम अकेला कर दें y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। अब देखो ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैचअप आ गया। इसको कंपेयर करिए तो कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियरली हेयर m का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है बोलो, -2/3, एंड c का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 5/3। मतलब ये जो हमें इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन y एक्सिस को 5/3 डिस्टेंस ऊपर जाके काट रहा है, अगर निगेटिव में होता तो नीचे कट करता, और इस लाइन का जो स्लोप है वो -2/3 है, जो स्लोप है वो -2/3 है। तो बस एक इक्वेशन अपने को याद रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें x का जो कोएफिशिएंट होता है हमेशा
उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को दिखाता है कि वाई एक्सिस को कितना दूर पर कट किया है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। अभी लेट से कौन आया है? लेट क्यों हुए आज? चलो देखो, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पहला स्टैंडर्ड ग्राफ देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हमने पहला इक्वेशन देखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m और c कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट है, x और y तो वेरिएबल है जिसके टर्म में इक्वेशन ढाला जा रहा है। तो ये एक रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, जिसमें जो स्लोप मतलब tan थीटा जो होता है वो m होता है, और c जो होता है वो y एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस को कितना दूर पर कट कर रहा है। हमने ऐसे ही चलते फिरते ग्राफ खींच दिया, x के साथ जो एंगल बना tan लगा के उसको स्लोप में कन्वर्ट कर दिए, और y पर जो कट किया उसको c दिखा दिए। हमेशा एक ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल दिखा है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। अब कोई पूछे कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, या फिर इसका स्लोप कितना है, तो हम स्लोप या y एक्सिस के इंटरसेप्ट को चेक करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पर ढालेंगे। कोशिश करें हम इसको उस फॉर्मेट में ढालने का, y को अकेले कर दिए, बाद बाकी हर एक टर्म को RHS में पहुंचा दिए। अब इसको डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करूं तो m के जगह पर क्लियरली दिख रहा है -2/3, और c के जगह पर 5/3, और c दिखाता है y एक्सिस के इंटरसेप्ट को, और m दिखाता है स्लोप को। मतलब इस लाइन का स्लोप है -2/3 और इंटरसेप्ट जा रहा है 5/3। क्लियर? तो ये रहा मेरे पास स्ट्रेट लाइन का पहला फॉर्मेट। स्ट्रेट लाइन के कुछ और फॉर्मेट आते हैं, आपको जिस फॉर्मेट में ढालने का मन करे किसी भी एक फॉर्मेट से ढाल के बना सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मेट की तरफ। अभी हम स्ट्रेट लाइन में ही रुके हुए हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट होगा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन को फिर से दिखाएगा, x उसके नीचे में कुछ नंबर प्लस y उसके नीचे में कुछ नंबर इज इक्वल टू, राइट साइड हमेशा 1 ही चाहिए होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इसमें भी इट रिप्रेजेंट a straight line having x intercept is a, जो x के नीचे का नंबर है वो x इंटरसेप्ट दिखा रहा है, एंड y इंटरसेप्ट इज b। उस लाइन में जो a और b, चूंकि x और y तो वेरिएबल्स है, इसी के टर्म में इक्वेशन ढाला जाएगा। 1 एक फिक्स कांस्टेंट है, a और b कुछ जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो क्या दिखा रहा है, a दिखा रहा है x एक्सिस का इंटरसेप्ट और b दिखा रहा है y एक्सिस का इंटरसेप्ट। जैसे हम एक ऐसे ही इक्वेशन खींच दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कैसे भी खींचोगे x और y को कहीं ना कहीं कट करेगा ही, तो x पर जितना डिस्टेंस कट किया है उसको a बता रहे हो, और y पर जितना डिस्टेंस कट किया है इसको b बता रहे हो, देन यही इक्वेशन बना हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन खोजोगे तो मिल जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स 1। ये सारे इक्वेशन प्रूफ करे जाते हैं, बट हमें यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं। प्रूफ देखना है तो जाके यूट्यूब चैनल पर देख लेना, मैथमेटिक्स में हम पढ़ा रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहाँ पर सारे का प्रूफ मिल जाएंगे। यहाँ पर बस हम दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ए और बी क्या है। यहाँ पर ए है एक्स के नीचे जो है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, बी जो है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और RHS में हमेशा इस बार 1 चाहिए अपने को, RHS में हमेशा 1 चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल से देख लो, फिर से कुछ अगर हम लिख दें वही इक्वेशन जो पीछे वाले लिखे थे, शायद क्या लिखे थे 2x प्लस 3y, पता नहीं, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, शायद यही इक्वेशन लिखे थे।
अब यहाँ हमें क्या करने हैं, इस फॉर्मेट में ढालने हैं। इस फॉर्मेट में ढालने हैं तो ऐसे कर लो, 2x + 3y = 5। यहाँ कंडीशन क्या है, और RHS में हमेशा 1 बनाना है। RHS को 1 बनाओ तो सब तरफ 5 से डिवाइड कर दो, 2x/5 + 3y/5 = 1। अभी भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो x और y हमें हमेशा अकेला चाहिए। यहाँ x के साथ 2 और y के साथ 3 सटा हुआ है, नहीं सटने देना है। इस 2 को लेकर नीचे उतार दो, ऐसे लिख सकते हो x/5/2 + y/5/3 = 1। x/5/2 + y/5/3 = 1। अब देखो कंपेयर करोगे इस वाले इक्वेशन से तो तुम्हें a की जगह पर दिख जाएगा 5/2 एंड b की जगह पर दिख जाएगा 5/3। पिछले वाले भी जो y इंटरसेप्ट निकाले थे c के फॉर्म में वो 5/3 ही आ रहा था। यहाँ पर भी y इंटरसेप्ट है वो अभी फिलहाल b के फॉर्म में है, ये 5/3 ही आ रहा है। क्योंकि इस वाले में स्लोप m टर्म कहीं नहीं है, तो इस वाले फॉर्मेट से हमें लाइन का स्लोप नहीं पता चल रहा है। इस वाले फॉर्मेट से पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ पर कट रहा है, 5/2 पर, और y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, 5/3 पर। तो इस तरीके से दो फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन के होते तो हैं बहुत सारे फॉर्मेट, लेकिन हमें इस दो फॉर्मेट से काम चल जाएंगे। एक फॉर्मेट y = mx + c, 99% केस में वही यूज होगा। कभी काल 1% केस में ये यूज हो सकता है x/a + y/b = 1। और कैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन को अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ढालते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये रहा स्ट्रेट लाइन का दो फॉर्मेट, y = mx + c फर्स्ट फॉर्मेट एंड x/a + y/b = 1 सेकेंड फॉर्मेट। किसी कोई दिक्कत? चलो अब स्ट्रेट लाइन में इतना ही से अपना काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं पाराबोला की तरफ। हम दूसरा स्टैंडर्ड ग्राफ उठाते हैं, पाराबोला। पाराबोला के भी दो फॉर्मेट होते हैं, एक पाराबोला x एक्सिस का सिमेट्री और एक पाराबोला y एक्सिस का सिमेट्री। तो इसमें पहला फॉर्मेट है y² = k × x। अब यहाँ y और x तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वेरिएबल्स है, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हो। और k जो है, k कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, k एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इट रिप्रेजेंट, हाँ, एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप होते हैं। जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होते हैं, वैसे ही पाराबोला एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप होता है। पैराबोलिक कर्व मतलब एक स्पेशल टाइप कर्व होते हैं जिसको हम लोग पाराबोला के नाम से जानते हैं। बता रहे हैं, इट रिप्रेजेंट अ पाराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ध्यान देना, y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर, एक ये पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। y² = k × x रिप्रेजेंट कर रहा है पाराबोला। इसका ग्राफ कैसा होता है गौर से देखोगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, और ये y में क्वाड्रेटिक x में लीनियर है, तो जो लीनियर वाले पार्ट होते हैं x, यहाँ सिमेट्रिक ही x के दिखाएगा। मतलब ये कुछ एक इस टाइप का कर्व होगा, हमेशा ओरिजिन को टच करेगा और ऐसे कर्व बनाएंगे। ये ऐसा नहीं कहना कि सर्कल का कुछ पार्ट है, नहीं, एक इस टाइप का शेप बनता है। यही शेप होता है पैराबोलिक शेप। जरूरी नहीं ऐसा ही है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बट यही शेप होता है पैराबोला का। तो अगर मेरे पास y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर, y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर, तो इक्वेशन मेरा बनेगा ऐसा, y² = k × x, x एक्सिस के आगे। अब देखो x का सिमेट्री है, x का सिमेट्री हम क्यों बोले कि यहाँ पर अगर हम एक मिरर डाल दूँ, प्लेन मिरर, तो क्या इस पार्ट का इमेज ऐसा बन जाएगा ना, या फिर ऐसे हम मिरर डाल दूँ तो इस पार्ट का इमेज यहाँ बना। मतलब जस्ट ये जो इक्वेशन दिख रहा है, x एक्सिस का सिमेट्री है ना, x के आधा पर ऊपर और आधा पर नीचे जो है आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा, गौर से देखोगे तो।
यहाँ पर गलती से ऐसे मत बना देना, शार्प एज नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनाओगे, स्मूथ कर्व बनता है ओरिजिन को टच करते हुए, ऐसे स्मूथ कर्व ओरिजिन को टच करते हुए, और यही शेप पैराबोलिक शेप कहलाता है, जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है तो ऐसा बनेगा, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो बनेगा एक्स का सिमेट्री ही, लेकिन अब ऐसे एक्स के निगेटिव में, एक्स को निगेटिव कर दिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स है तो एक्स के पॉजिटिव में सिमेट्री, वाई स्क्वायर बराबर माइनस के इंटू एक्स है तो एक्स के निगेटिव में सिमेट्री, मतलब ये अपना एक्स एक्सिस रहा, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, यहाँ पर ओरिजिन। ये दूसरा फॉर्मेट। तीसरा फॉर्मेट देखोगे इसका, अब x में क्वाड्रेटिक कर दो और y में लीनियर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर के इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई। इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन बनेगा सबके सब पैराबोला ही हैं। इस बार देखो y में लीनियर है, x में क्वाड्रेटिक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो y एक्सिस के सिमेट्री बनेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन के जाएगा। और अगर हम चौथा फॉर्मेट देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस के इंटू वाई, तो इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो y में ही सिमेट्री बनेगा, लेकिन y एक्सिस में ऐसे नेगेटिव, उल्टा, x एक्सिस, y एक्सिस। y स्क्वायर के एक्स इस सिमेट्री में, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स इस सिमेट्री में, एक्स स्क्वायर के वाई, वाई की सिमेट्री ऊपर। अब देखो इस पर ग्राफ वाई का सिमेट्री है, यहाँ पर डाल दो मिरर तो जस्ट इसका इमेज ये दिखाई देगा, इसका इमेज ये दिखाई देगा, एक दूसरे का मिरर इमेज बना हुआ है, हाफ पार्ट। और अगर वाई में निगेटिव डाल दिए तो वाई के नीचे बनेगा वाई के सिमेट्री। क्या पैराबोला के जो चार फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं, क्या ये क्लियर है या फिर डाउट हो? चलो अब इस पर कुछ एक दो एग्जांपल कर लो कि कैसे हम कोई कर्व अगर दिख जाए तो उसको हम कैसे स्मूथली प्लॉट कर देंगे। अब देखो k का वैल्यू हम चेंज करेंगे, मान लो कोई यहाँ 2x कर दिया, 5x कर दिया, 9x कर दिए, k का वैल्यू चेंज करेंगे तो ग्राफ होगा कौन चीज, ओरिजिन को तो हमेशा टच किए हुए रहेगा, कभी ये पतला होगा कभी मोटा होगा, मतलब कभी ऐसे क्रॉस करेंगे, कभी ऐसे क्रॉस करेंगे, कभी ऐसे क्रॉस करेंगे, हमेशा ग्राफ का जो ये लिम्ब है, मोटाई, ये कम ज़्यादा होगा, बट सिमेट्रिसिटी ऐसा ही होगा, हमेशा ओरिजिन को टच किया हुआ एक ऐसा स्मूथ कर्व बनाएगा। और इसी शेप को स्टैंडर्डली हम लोग बोलते हैं पैराबोला, बस इस कर्व का नाम डाला गया है पैराबोला। जैसे इस कर्व को तुम क्या जानते हो, सर्कल, इस कर्व को जानते हो सर्कल, वैसे ही इस टाइप के कर्व को हम क्या जानते हैं, पैराबोला, पैराबोलिक कर्व इसको बोलते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल देखो, पहले मिटा दूं, जैसे इस पे कुछ एग्जांपल देखो, हम कहें कि प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ, हम फॉलोइंग ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कह रहे हैं। जैसे मान लो कि हम एक कर्व दे दिए वाई स्क्वायर बराबर 2x, एक्स स्क्वायर बराबर -5y, तो अगर वाई स्क्वायर बराबर 2x देख रहे हो तो इसको कंपेयर किससे करोगे, वाई स्क्वायर बराबर के एक्स से, और वाई स्क्वायर बराबर के एक्स से जब कंपेरिजन करो तो ग्राफ कैसा बन के जाएगा, इस तरीके से, एक्स स्क्वायर बराबर -5 इंटू वाई, एक्स में क्वाड्रेटिक, वाई में लीनियर, बट वाई में निगेटिव में वो कुछ ऐसा ग्राफ बन के जाएगा, ओरिजिन से टच करता हुआ कुछ ऐसा ग्राफ। कोई तुमसे कह दे एक्स स्क्वायर -5y बराबर 0, एक्स स्क्वायर -5y बराबर 0, इसका ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखो एक्स में क्वाड्रेटिक, वाई में लीनियर, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा ही, दोनों में कोई एक क्वाड्रेटिक कोई एक लीनियर पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 5 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बराबर के इंटू वाई, ग्राफ कैसा उतर जाएगा, वाई के सिमेट्री। ध्यान देना हमेशा ओरिजिन को टच करा के निकालोगे ग्राफ, ओरिजिन के ऊपर से या फिर नीचे से कट करा के मत निकाल देना, ओरिजिन को चूमते हुए निकलेगा सब ग्राफ,
और सब में ऐसे एरो दिखाएंगे, मतलब ग्राफ ऐसे ही अभी आगे बढ़ेगा, यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या हम इस पाराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करके अपने पास जो वैलिड इक्वेशंस वगैरह आ रहे हैं, क्या उसको हम आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं देख करके? कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखाएगा, बस इस ग्राफ का स्मूथ कर्व अगर बनाओगे तो इसी अप्रोक्सीमेशन में कर्व बनेगा। हम यहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी बना रहे हैं। एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए तो वही करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू पुट करो, वाई डालो, एक्स का वैल्यू पुट करो, वाई डालो, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल करके उसको मिलाओ, तो मिलाओगे तो इसी टाइप का स्मूथ कर्व बन रहा है। हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे हैं, बस उसका सिमेट्री दिखा रहे हैं कि ये ग्राफ इसी सिमेट्री में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा या सर्कल बन जाएगा, ये हमेशा एक पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा और इसका ग्राफ इस शेप में आएंगे। अब इस शेप में एग्जैक्टली कैसा आएगा, उसके लिए तुम्हें ग्राफ पेपर यूज करो, पॉइंट लोकेट करो और पॉइंट लोकेट करके उसको मिलाओ तो तुम्हें ऐसा ही कर्व मिल के आएगा। ओके, चलो तीसरा ग्राफ देखो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी एक स्टैंडर्ड कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और याद करो जब स्टार्ट किए थे हम लोग फिजिक्स, तो यूनिट एंड डायमेंशन में एक पढ़ाए थे ए न्यूमेरिकल्स वैल्यू वर्सेस यू का ग्राफ, यूनिट वर्सेस न्यूमेरिकल वैल्यू, और वहां पर एक टर्म यूज करे थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसी को याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है x इंटू वाई बराबर के। ये ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमेशा x इंटू वाई, मतलब x का प्रोडक्ट इंटू वाई का प्रोडक्ट बराबर कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ हो, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, इस केस में जो ग्राफ बनेंगे उसको हम किस नाम से जानेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका जो शेप होता है, ये शेप ऐसे होते हैं, ऐसे। यही कर्व है अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ध्यान देना, ये गलती से x में टच मत करा देना, यहाँ y में टच नहीं करा देना, क्योंकि x में टच करने का मतलब है ये जाके टच कहाँ पर करेगा? इन्फिनिटी को। ये y को कहाँ जाकर टच करेगा? इन्फिनिटी को। इसलिए क्योंकि यहाँ गौर से देखो, साइड से हम दिखा रहे हैं, अगर यहाँ x निकालते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? k बट्टा वाई, के बाई वाई। अब बताओ, x का वैल्यू हमें इन्फिनिटी लेना है, सॉरी y का वैल्यू, चूंकि x एक्सिस पे टच, x एक्सिस पर क्या होता है? y जीरो होता है। अगर x पर y जीरो होता है और y पर x जीरो होता है, तो अगर हम y को जीरो कर देंगे तो समथिंग y जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब अगर मुझे y जीरो करने हैं तो x कहाँ दिखाएगा? इन्फिनिटी पर। वैसे ही अगर तुम y निकालते हो तो y हो जाएगा k बाई एक्स। अगर x को जीरो करते हो तो x को जीरो करने का मतलब क्या है? y एक्सिस पर। तो ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ टच करेगा? जब x जीरो कर रहे हो तो y क्या दिखा रहा है? इन्फिनिटी। मतलब ये जाके y एक्सिस को कहाँ जाके कट करेगा? इन्फिनिटी पे। इसी कारण हम इस तरीके से एरो दिखाते हैं, ऐसे करके, और यहाँ पर हम दिखा के छोड़ देते हैं ऐसे एरो। कभी इसमें टच मत करा देना गलती से भी, ऐसे। यही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा तुम्हें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और चूंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट, तो पढ़ा रहे थे n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट हुआ करता था। न्यूमेरिकल्स वैल्यू गुने यूनिट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट होता है, तो बताए थे कि n वर्सेस यू का ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्यों? इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से हमने उधार लाया था। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक ही फॉर्मेट होता है, x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट, ग्राफ होते हैं इस सिमेट्री में। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, ग्राफ होते हैं इस सिमेट्री में। इसका दूसरा पार्ट उठाओगे तो ये इस सिमेट्री में आ जाएगा, इसका दूसरा पार्ट इधर आ जाएगा, फर्स्ट में नहीं तो थर्ड में, नहीं तो अगर माइनस के साथ लिखते हो तो सेकेंड में, नहीं तो फोर्थ में। क्लियर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसी कर्व को, बस
इस कर्व का नाम डाला गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत? अभी केवल ग्राफ, उसके इक्वेशन और स्टैंडर्ड कर्व कैसा हो रहा है वो देखते जाओ, न्यूमेरिकल्स तुम्हें काफी मिल जाएंगे। अगला देख लो, फोर्थ होगा सर्कल। सर्कल सर्कल का भी दो फॉर्मेट पढ़ा देते हैं। ए, अच्छा, किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? एक सर्कल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब हमें सर्कल का सेंटर पता होगा और सर्कल का रेडियस पता होगा। एक सेंटर फिक्स करके रेडियस फिक्स कर दिया, मतलब सर्कल फिक्स हो गया ना। सेंटर फिक्स, रेडियस फिक्स, सर्कल फिक्स। अगर सेंटर फिक्स करके रेडियस चेंज करोगे तो सर्कल चेंज होते रहेगा, सेंटर फिक्स करके रेडियस बढ़ाओगे सर्कल बदलते रहेगा, और नहीं तो रेडियस फिक्स करके अगर सेंटर बदलोगे तब पर भी सर्कल बदलते रहेगा। तो एक सर्कल को फिक्स करने के लिए हमें दो चीज फिक्स चाहिए, उसके सेंटर फिक्स चाहिए और उसके रेडियस फिक्स चाहिए, तभी जाके मेरा एक फिक्स्ड सर्कल बनेगा, अदरवाइज वो सर्कल घूमते रहेगा स्पेस में कहीं कहीं। तो सर्कल में अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स में क्वाड्रेटिक प्लस वाई में क्वाड्रेटिक, गलती से यहाँ माइनस मत कर देना, माइनस हो जाएगा, कभी भी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। एक्स में क्वाड्रेटिक प्लस वाई में क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट ए सर्कल having center at origin, origin मतलब 0 0 and रेडियस r, रेडियस r है और सेंटर 0 0 पर है, मतलब सर्कल कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा जिसका ये रहा सेंटर और ये रहा इसका रेडियस। रफली स्केच किए हैं, कुछ गंदा फिगर बन गया है, कोई नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस पूरे का इक्वेशन क्या बना हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे, हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें से सर्कल का जो सेंटर होगा हमेशा ओरिजिन पे ही फिक्स होंगे। इस वाले फॉर्मेट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है और सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे है, तभी ऐसा इक्वेशन बनेगा, नहीं तो इक्वेशन कुछ ना कुछ बदल जाएंगे। जैसे तुम्हें एग्जांपल से अगर दिखा दूं, कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बताओ तो ये सर्कल है कि नहीं? इसका रेडियस कितना है? 4 आर स्क्वायर, रेडियस कितना होना पड़ेगा? 4। तो और इसका सेंटर कहां पर होगा? इसका सेंटर कहां पर है? हमेशा ऐसे फॉर्मेट का सेंटर ओरिजिन ही होता है, सेंटर हमेशा इसका ओरिजिन होगा और रेडियस कितना होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट। कोई तुमसे पूछे कि इसका बताओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये एक सर्कल है कि नहीं? क्यों नहीं है? ये सर्कल है कि नहीं? तो इसको √5 करके स्क्वायर कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? बिल्कुल, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 5 किया हुआ था, हमने √5 करके स्क्वायर कर दिया। एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस √5 यूनिट है, बिल्कुल एक सर्कल है। केवल यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कभी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी है तो कुछ भी नंबर है, हाँ यहाँ निगेटिव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि निगेटिव किसी चीज़ का स्क्वायर परफेक्ट में आ नहीं सकता है और निगेटिव का स्क्वायर कभी कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर अगर मिल जाए तो आराम से हम उसको सर्कल के रूप में ढाल सकते हैं,
फॉर्मेट है x² प्लस y² बराबर r²। कंडीशन है हमेशा इसका सेंटर ओरिजिन पर ही रहेगा, कितना यूनिट रेडियस का, r यूनिट रेडियस का। क्लियर? कोई दिक्कत? मिटा दूं? इसका दूसरा फॉर्मेट देखेंगे, इसका दूसरा फॉर्मेट देखेंगे कुछ ऐसे। ऐसे दूसरे फॉर्मेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बता दे रहे हैं। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट अ सर्कल, it represent a circle having center at alpha beta। सेंटर कहाँ है? अल्फा बीटा। एंड रेडियस क्या है? r। एक्चुअली पिछला वाला जो इक्वेशन है इसी का स्पेशल केस था। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0 कर दो तो सेंटर पहुंच जाएगा 0 0, और इक्वेशन क्या बन जाएंगे? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अब ये मेरे पास एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है? अल्फा कॉमा बीटा। ये अल्फा बीटा कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अल्फा बीटा कहीं भी हो सकता है। और इसका रेडियस कितना है? r यूनिट। अगर अल्फा बीटा को 0 0 कर दे, ये घसक के कहाँ आ जाएगा? ओरिजिन पर। तो ये एक स्टैंडर्ड, मोस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी सर्कल का, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r², जहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा क्या है? उसका सेंटर है, और r है वो क्या है? उसके रेडियस है। जैसे एग्जांपल देखो, हम कह दे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब कोई पूछे कि एक सर्कल है कि नहीं? ये सर्कल है कि नहीं? है ना? सेंटर कितना है इसका? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, और रेडियस कितना है? 5 यूनिट। कोई तुमसे पूछे दूसरा एग्जांपल, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब बताओ ये एक सर्कल है कि नहीं? है। गौर से देखो, यहां लिख सकते हैं माइनस माइनस 1। एक्स माइनस अल्फा, अल्फा के रूप में क्या दिखाई दे रहा है? -1। बीटा के रूप में क्या दिखाई दे रहा है? 2। x प्लस 1 अगर लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? अगर तुम्हारे पास x प्लस 1 लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? x माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब बताओ इसका सेंटर कहाँ गया? सेंटर चल गया -1, -2, -1, 2, और रेडियस कहाँ चल गया? 3। तो केवल अभी तुम्हें याद करने हैं ये इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, और इसमें जो अल्फा बीटा आर है वो क्या है, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। एक लास्ट बच गया, उसको भी देख लो। बार बार लोग अप एंड डाउन क्यों कर रहे हो जी? 6 7 8 6 7 8 क्यों कर रहे हो? किसको परेशानी हो रहा है? हाँ हाँ, माइनस कहाँ पर? यहाँ पर x² प्लस y²। यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर कहाँ कहीं माइनस है? अंदर में। हाँ, तो प्लस करके माइनस को ब्रैकेट में करो तो होल, माइनस का होल स्क्वायर करो, फाइनली वो प्लस कर देगा। माइनस को तुम ब्रैकेट में एग्जिस्ट करके होल स्क्वायर में कैसे डाल सकते हो? अंदर में माइनस डाल दोगे, लेकिन बाहर में स्क्वायर है तो उसको प्लस कर देगा। माइनस को खत्म करवा दोगे तुम, फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, उसका तुम ढाल ही नहीं सकते हो। चलो एक लास्ट देख लो, इलिप्स। कल इसके बहुत सारे एप्लीकेशन करवाएंगे कि ग्राफ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जो भी नंबरिंग होगा, 5वां या 6ठा जो भी होगा हमें नहीं पता, नेक्स्ट जो भी हो,
इलिप्स, ELLIPS। इलिप्स क्या होता है? अंडा जानते हो? अंडा का जो शेप होता है, ग्रेविटेशन में पढ़े भी होंगे कि सारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा जानते हो, इसी पाथ को बोलते हो इलिप्टिकल पाथ। ऐसा हो या फिर ऐसा हो, यही है इलिप्स। सर्कल को कोई मार हथौड़ा के पचका दिया है तो बन गया है इलिप्स। तो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन देखोगे, x² बाई a² प्लस y² बाई, माइक ऑन करो, ऑफ करो सब, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। हमेशा एक ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देना, इसमें अगर a का वैल्यू b से बड़ा हो, मतलब x के नीचे का जो नंबर है वो बड़ा हो, y के अंदर जो नंबर हो वो छोटा हो, इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप में, जिसमें a और b जो है इसी को बोलते हो a और इसको बोलते हो b। b x के नीचे जो है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में वो a है, y के नीचे जो है वो b है। यहाँ पर a को बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और b को बोलोगे सेमी माइनर एक्सिस। b क्या रहा? सेमी माइनर। क्योंकि a बड़ा है तो जो तुम्हारा इलिप्स बनेगा कुछ इस शेप में बनेंगे। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इलिप्स बनेगा तुम्हारा कुछ इस शेप में। हमेशा ओरिजिन इसका सेंटर होगा, और ये जो लंबाई होंगी इसको a बोलोगे, और आधा ये जो लंबाई होगा b होगा। इस पूरे को बोलते हो मेजर एक्सिस और इस पूरे को बोलते हो माइनर एक्सिस, और इसका आधा आधा इसी कारण हम टर्म यूज कर रहे हैं सेमी, सेमी मेजर सेमी माइनर। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 हमेशा एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें अगर a बड़ा हो, देखो क्लियरली अभी a बड़ा दिखाई दे रहा है, b छोटा दिखाई दे रहा है। इसी में अगर ऐसे कर दो, दूसरा केस, इफ a छोटा हो जाए, a छोटा हो जाए और b बड़ा हो जाए, तो जो इलिप्स बनेगा वो ऐसा वाला इलिप्स बन जाएगा, वर्टिकल इलिप्स। अभी भी यहाँ पर a होंगे, यहाँ पर b होंगे, लेकिन इस बार b बन जाएगा तुम्हारा कौन चीज? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, जो छोटा होगा माइनर होगा, और a बन जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। यही रहा मेरा इलिप्स, अंडाकार इक्वेशन। यही पूरा इलिप्स है तुम्हारा। इलिप्स सर्कल का एक चचेरा भाई है, जिसको किसी ने बचपन में हथौड़ा से पचका दिया है। अब देखो सर्कल का इक्वेशन जो तुम देखे हो, x² बाई x² प्लस y² बराबर r², x² प्लस y² बराबर r²। अगर इसमें a और b को हम बराबर कर दो, इसमें अगर a और b को बराबर कर दो तो क्या ये सर्कल का रूप ले लेगा? देखो तो, इसमें a और b को अगर हम बराबर कर दो तो क्या सर्कल का रूप उठा लेगा? अब मान लो यहाँ पर a बराबर b बराबर r, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² बाई a² प्लस y² बाई a² बराबर 1, या फिर x² बाई r² प्लस y² बाई r² इज इक्वल टू 1। r² को इधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा? x² प्लस y² बराबर r², बन गया सर्कल। और सेंटर से क्रॉस करता हुआ एक सर्कल दिख रहा है। तो ध्यान दोगे, जैसे तुम्हारे पास सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई r²। वैसे ही अगर एरिया ऑफ इलिप्स खोजोगे तो ये होगा पाई इंटू a इंटू बी, जहाँ a और b क्या है तुम्हें दिख रहा है, a और b में से कोई एक मेजर एक्सिस है, कोई एक माइनर एक्सिस है। तो इस तरीके से टोटली तुम्हारे पास ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। नल खुला हुआ था, पानी गिर रहा था, मोटर वाला। चलो, यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े, एक बार पूरे इक्वेशन को रिकैप करो कि हम लोग पढ़े क्या क्या है। हाँ बोलो।
देखो इलिप्स, इस फिगर को हम इलिप्स बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ए और बी से अभी नहीं पता चल रहा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस ए और बी से तुम्हें समझ आ रहा है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है? नहीं। तो अगर ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, मतलब एक्स के नीचे जो नंबर है वो बड़ा है, वाई के नीचे जो नंबर है वो छोटा है। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स पर बड़ा होगा, वाई पर छोटा होगा। मतलब जो इलिप्स होगा वो ऐसा वाला इलिप्स होगा जिसमें मेजर जो एक्सिस होगा वो एक्स पे जाएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू बड़ा है, और जो माइनर होगा वो वाई पर जाएगा क्योंकि वाई का वैल्यू छोटा है, और इलिप्स बन जाएगा ऐसे गिरा हुआ अंडा। अगर उल्टा हो गया, ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, मतलब एक्स वैल्यू कम हो गया वाई वैल्यू बड़ा हो गया, एक्स के नीचे ए वाई के नीचे बी, ए छोटा कर दिए वाई बड़ा कर दिए, मतलब ए का वैल्यू कम हो गया बी का वैल्यू बड़ा हो गया, तो इलिप्स बन जाएगा ऐसे खड़ा अंडा। इलिप्स वही है, अगर छोटा ऐसे है गिरा हुआ अंडा है तो ये कंडीशन पर हुआ होगा, और ऐसे है तो ये कंडीशन पर हुआ होगा। और इलिप्स एक सर्कल का चचेरा ममेरा फुफेरा भाई है। कैसे? तुम देख लो, ए और बी को जिस दिन तुम बराबर कर दिए, मान लो कि ए बराबर बी बराबर आर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1। आर स्क्वायर कॉमन निकाल के यहाँ पहुंचा दो, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आ गया सर्कल पर, सेंटर से क्रॉस करता हुआ आर रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। ये चीज देख लो, ये फिगर तब बनेगा जब x के नीचे का नंबर बड़ा होगा, और ये फिगर तब बनेगा जब y के नीचे का नंबर बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल से देखो, कंफ्यूज कर रहे हो सब कोई। और ये चीज ध्यान रखोगे, इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी। जैसे सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ होता है पाई ए बी, चूंकि ए और बी अलग अलग है। अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे तो ये भी बन जाएगा पाई ए इंटू ए स्क्वायर। अब जैसे देखो, हम कुछ इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करो। अगर हम तुमसे लिख करके दे दे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, अब इसको इस फॉर्मेट में ढालो। अभी इस फॉर्मेट में है कि नहीं है? अभी नहीं है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तब जाकर उस फॉर्मेट में आएगा। एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आ गया इस फॉर्मेट में। अब बताओ एक्स का नीचे नंबर बड़ा है कि वाई के नीचे नंबर बड़ा है? तो जो ग्राफ हम इलिप्स बनाएंगे ऐसा वाला बनाए कि ऐसा वाला बनाओ, एक नंबर की दो नंबर? समझ आ गया? अगर यही नंबर हम यहाँ लिख दिए होते एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तब कौन वाला ग्राफ सही होता? सेकेंड। समझ गए क्या हम कहना चाह रहे हैं? एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, हम कुछ नया नंबर लिख दिए। अब इसका ग्राफ खोजने चलोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसा ऐसा बन जाएगा। ये बनेगा ना, जिसमें ये लंबाई कितना है 4 और ये लंबाई कितना है 5। लेकिन यही लिख दे अगर हम ऐसे एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस तरीके का, जिसमें ये वैल्यू 5 हो जाएगा और ये वैल्यू 4 हो जाएंगे। क्लियर? कोई एक इक्वेशन एट ए टाइम किसी एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर y का नीचे नंबर बड़ा होगा तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, x के नीचे नंबर बड़ा होगा तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, बस। ठीक ना? अब जरा एक बार पूरा ग्राफ रिकैप करिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। ये कहीं साइड में लिख लोगे, एरिया ऑफ इलिप्स हमेशा पाई इंटू ए इंटू बी होता है, पाई ए बी बहुत जरूरी पढ़ने वाला है आगे। बताओ एस टी लाइन क्या पढ़े हो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट। इलिप्स क्या पढ़े हो? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और कुछ पढ़े हो? पाराबोला, पाराबोला में या तो पढ़े हो वाई स्क्वायर बराबर के इंटू एक्स का ग्राफ,
तो इस केस में ग्राफ तुम्हारा ऐसा बना है, निगेटिव के लिए ऐसा बन जाएगा, और नहीं तो एक्स स्क्वायर बराबर के इंटू वाई, इस केस में ग्राफ तुम्हारा ऐसा बना है, ऐसा चाहे ऐसा। स्ट्रेट लाइन बनाए हो तो ग्राफ ऐसा ऐसा कैसे भी बना सकते हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पॉसिबल है, किसी भी टाइप से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी है, ये भी है, सब के सब एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी आ सकता है। ये सर्कल बनाया हो, कुछ ऐसा फिगर बनाया हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर कुछ ऐसा बनाया हो, इलिप्स का फिगर कुछ ऐसा या फिर ऐसा बनाए हो, क्या सबके फिगर करस्पॉन्डिंग रफली स्केचिंग हमें सिमेट्रिक चाहिए कि हाँ ये फिगर किस सिमेट्री में बनेगा, ऐसे बनेंगे, स्ट्रेट होंगे, सर्कल होगा, किस सिमेट्री में होगा, वो इक्वेशन देख के हम पहचान लेंगे कि इस टाइप का इक्वेशन है, मतलब ये इस चीज का इक्वेशन है और इसके ग्राफ ऐसे बनते हैं। इतना चीज हमें जानने पड़ेंगे। क्या बताओ, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? नो सर, पूरे एक दिन में पूरा ग्राफ कवर करने का कोशिश किए और करने का कोशिश क्या किए, कर ही दिए। अब इस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स तो नहीं कर पाए क्योंकि टाइम अब अलाउ नहीं कर रहा है। हम अभी जा करके तुम लोग क्या करोगे, एक बार ढंग से पैनी नज़र से सारे ग्राफ को देखोगे कि इस टाइप का इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इसका ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप की इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, और उसी से मिलता जुलता कुछ हम स्टैंडर्ड ग्राफ डालेंगे इक्वेशन, उसको प्लॉटिंग करके कल लाओगे। 10-12 क्वेश्चन हम डालेंगे 12-1 बजे के आसपास, उसको ढंग से देख लोगे। क्या? हाँ, प्लॉटिंग करके दिखाओगे ही, सेंड करोगे। हाँ बोलो। हाँ, अब नामकरण किया गया, देखो रेक्टेंगुलर के पीछे भी कारण है, रेक्टेंगुलर के पीछे भी कारण है, लेकिन ये कारण हम तुम्हें यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझोगे। एक होता है सिंपल हाइपरबोला और एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अभी हम जो ग्राफ दिए हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों आता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि बहुत कुछ, अभी हम यहाँ लॉजिक नहीं दे पाएंगे। लॉजिक है कि वहाँ रेक्टेंगुलर क्यों आता है। जब तुम मैथ में पढ़ो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ खुद तुम समझ लो कि वहाँ पर रेक्टेंगुलर टर्म क्यों आ रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, हमें फिजिक्स में रेक्टेंगुलर ही पढ़ना है, इसी कारण हम रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हैं। हमें हाइपरबोला नहीं, हमें हाइपरबोला नहीं पढ़ना है। हाँ बोलो। सिंपल हाइपरबोला तो मैथ में पढ़ोगे, हमें फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, 11th के मैथमेटिक्स में तुम पढ़ लोगे, 11th के मैथ में पढ़ लोगे। जो तुम्हारे पास सिंपल हाइपरबोला है ना, उसका इक्वेशन ये होता है, गौर से देख लो, केवल यहाँ माइनस कर देंगे ना, ये हाइपरबोला बन गया, लेकिन हम इसको हम छुपा दिए हैं। ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये बन गया हुआ है एक हाइपरबोला का इक्वेशन। यही है हाइपरबोला, प्लस कर दोगे इलिप्स बन जाएगा, माइनस करोगे हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक, तो आज क्लासेस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हम यहाँ से तुम्हें देंगे, 10 या 15 क्वेश्चंस प्लॉटिंग करने के लिए। रफ स्केचिंग करो कि हाँ ये क्या चीज़ ग्राफ है, उस इक्वेशन को बताओगे कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला है, क्या है, और करस्पॉन्डिंग उसका एक रफली स्केचिंग करोगे। ऐसे ही एक्सवाई दिखाओगे और रफली स्केचिंग करके हमें दिखा दो कि हाँ इसका ग्राफ ऐसा बनता हुआ होगा। ठीक है, कल मिलेंगे तो इसको हम फिजिक्स में क्यों यूटिलाइज करेंगे, थोड़ा सिखाएंगे कि फिजिक्स में इसका क्या यूटिलाइजेशन है। ओके, चलिए बाय बाय।